तो एक बार पुनः स्वागत है। भाग नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग यहाँ 10वीं कक्षा का पेपर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, क्योंकि आकार समान है मगर उनकी माप समान ना हो, है ना। तो जैसे एक पहला त्रिभुज है ये और दूसरा त्रिभुज ये है, तो इनके आकार यानी आकृति समान है मगर इनकी मापें समान नहीं है, तो ये समरूप कहलाएंगे। अगला, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख जो वस्तु को देखती है, तो ये मिलाने वाली रेखा को अपन लोग हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। किसी बच्चे ने इसका कोण बोल दिया, उन्नयन कोण, जबकि कोण बोला ही नहीं है ना। यहाँ पे उन्नयन कोण अवनमन कोण नहीं बोला गया, रेखा का नाम पूछा गया, दृष्टिकोण, दृष्टि रेखा। अगला, x² - 2 एक कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है, बिल्कुल सही। ये एक द्विघातीय बहुपद है। एक द्विघातीय बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 2, बिल्कुल सही। द्विघातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ax² + bx + c होता है, तो इसका अधिकतम घात 2 होती है। अगला, एक वृत्तीय क्षेत्र में वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, वृत्त का क्या कहलाता है? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, दो त्रिज्या और चाप, ये बेटा चाप है आपके पास में, ये चाप है और ये दो त्रिज्याएं हैं, तो जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये त्रिज्याखंड कहलाएगा। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से कहाँ होता है? ऊपर होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऊपर होता है। ठीक है, तो 6 हो गए। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य नहीं किया अभी? करिए। चलिए, पहला है, आपको कराना है निम्नलिखित में से सत्य असत्य आपको लिखने हैं कि सत्य असत्य कौन सा है। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, बिल्कुल सत्य, सत्य है, क्योंकि जो भी सर्वांग सम मतलब एक समान, और सर्वांग सम आकृतियों के जो आकृति होंगी क्या होंगी? समान होंगी, तो पहला वाला बिल्कुल सत्य है। बिंदु XY की x अक्ष से दूरी 0 होगी, क्या है ये? असत्य है। बिंदु XY की जो x अक्ष से दूरी होती है, बच्चों ये सवाल भी आया था आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, XY की x अक्ष से दूरी y होती है और y अक्ष से दूरी x होती है, उल्टा चलता है। x y अक्ष से दूरी होता और y x अक्ष से दूरी, तो यह असत्य हो गया। किसी वृत्त में त्रिज्या खंड और वृत्त खंड समान होते हैं। भैया, वृत्त खंड अलग बात है और त्रिज्या खंड अलग बात है, तो ये हो गया अपने पास में क्या? असत्य। हाँ, किसी वृत्त के एक स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, गलत, लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के समांतर होती है। अरे कहाँ समांतर होती है भैया? 90 अंश का कोण बनता है, लंबवत होती है। क्या होती है? तो ये भी हो गया असत्य। क्या हो गया? किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हाँ, आया था। ये क्या है? सत्य है। क्या है ये? ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं? समांतर। क्या होती हैं? समांतर होती हैं, बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, अगला वाला आपको अभी पढ़ाया नहीं गया, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या नाम है? हाँ, तो अगला चैप्टर जो आपको शुरू होएगा जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 प्रकार से निकाली जा सकती है। एक है माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक। क्या है? बहुलक। हाँ जी। अब देखिए, इनके तीनों के बीच में संबंध होता है, इनके तीनों के बीच में संबंध होता है। अब ये तीनों के बीच में संबंध मैंने ऐसे याद कराया बेटा, जब मैं तीनों को पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे कठिन लगेगा माध्यिका। क्या लगेगा सबसे कठिन? उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे टफ लगेगा आपको माध्य, और सबसे इजी लगेगा बहुलक। समझ में आ गया? तो 1 2 3 मैंने नंबर दिए इनके कठिनता के आधार पे, तो सबसे कम वाले को, सबसे कम कठिन वाले को सबसे छोटा नंबर। तो बताओ इसमें सबसे कम कठिन क्या रहेगा?
तो बहुलक को कितने अंक, और बहुलक से ज़्यादा कठिन कौन है, माध्य को कितने अंक, और सबसे कठिन कौन है, को कितने अंक, 3 अंक। तो ऐसे लिखो 3 बराबर 2 धन 1। बोलो होता है कि नहीं होता। तो माध्यिका को 3 नंबर, तो फार्मूला बन गया 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक। हाँ, तो सूत्र ये बनता है, लिख लीजिए आप लोग, माध्य माध्यिका और माध्य में संबंध ये होता है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य धन 1 बहुलक। अब देखो यहाँ पे क्या ये सूत्र वाकई में यहाँ पे मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये देखिए कह रहा है 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, सही है कि नहीं है, सही है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, क्योंकि माध्यक बेटा देखो, माध्यक जो है 3 नंबर सबसे बड़ा माध्यक होता है, सबसे कठिन वाले को 3 नंबर, उससे सरल माध्य होता है माध्य को 2 नंबर, और बहुलक को 1 नंबर यानी अकेला। नोट कर लें। चलिए पहला, ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। हाँ भैया, जो घटित नहीं हो सकती उसको बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। प्रायिकता असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 0। पहले का हो गया F, पहले का हो गया tan 60 का मान √3, मतलब दूसरे का हो गया E। चलिए sec 60 का मान, sec 60 का मान होगा 2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2, तो तीसरे का होगा A। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, मतलब चौथे का होगा B। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, तो भैया पांचवे का हो जाएगा आपका D, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु यानी कि आइसक्रीम वाला कोन, शंकु यानी आइसक्रीम वाला कोन, यानी बिस्किट का बना हुआ कोन, यानी पार्ले जी। कौन सा, पार्ले जी। किसका बनता है ये, पार्ले जी का। बोलो हाँ या ना। पा यानी पाई, रा यानी रार, और ले का मतलब एल, पार्ले, PIRL, पार्ले। समझ में आ गया। तो ये देखिए शंकु क्या बन जाएगा, PIRL, पार्ले। ठीक है, तो अपने पास बन गया छठवें का C। चेक करिए। चलिए तो करते हैं इसको हल। देखिए सबसे पहला है 5वें का सवाल का पहला, कह रहा त्रिज्या कितनी है R और कोण कितना है P डिग्री। तो भैया पहले हमने सूत्र पढ़ा था πr² θ/300, बस एक परिवर्तन करना है, थीटा की जगह P रख देना और R छोटे की जगह बड़ा वाला। तो πr² ऊपर कितना P/360, ये उत्तर होगा, क्योंकि उसने खुद बोल रखा है R बड़ा लेना है और P लेना है थीटा की जगह। देखिए अब ये टीचर के दया के ऊपर है, अगर छोटा वाला आपने R लिख दिया है, क्योंकि वो कह रहा है, चेतावनी आपको दे रहा है कि त्रिज्या बड़ा R है, त्रिज्या क्या है, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। अब कोण भी कई लोग थीटा रख देंगे, तो भैया कोण तो उसने P दिया है, फिर तुम थीटा क्यों रख रहे हो। चलो अगला, द्विघात समीकरण के लिए द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला बच्चों आप जानते हो, x बराबर -b, प्लस और माइनस, ब्रैकेट में क्या -4ac अपॉन कितना 2a। देखिए ये द्विघातीय सूत्र होता है, क्या होता है द्विघातीय, इसी को वर्ग सूत्र बोलते हैं। बहुत लोगों ने शायद यही लिख दिया होगा, है ना। भैया द्विघातीय समीकरण नहीं लिखना है आपको, द्विघातीय सूत्र लिखना है, तो ये फॉर्मूला होगा। चलिए अगला, एक सिक्के को एक बार उछाले जाने पर परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो कितने परिणाम, 2 परिणाम। बिल्कुल गलत होगा, 1/2, सही उत्तर 2 होगा। परिणामों की संख्या बोली गई है। अगला, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, 0, वृत्त की छेदक रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली नहीं, क्या करने वाली, प्रतिच्छेद करने वाली। यस, वृत्त को 2 बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए समरूप आकृतियों के युग्म का एक उदाहरण दीजिए। एक ऐसी आकृति दीजिए जो समरूप आकृति के क्या हो, युग्म हो। तो आंसर है वर्ग। क्या है, वर्ग। जितने भी दुनिया के वर्ग होते हैं सब के सब क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। आप चाहे तो वर्ग लिख दें, चाहे तो क्या लिख दें, वृत्त लिख दें, और चाहे तो लिख दें क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या लिख दें, हाँ, ये सब की सब समरूप आकृतियां हैं। क्या आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, लिख दिए। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। संख्या 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब ऐसा करके, है ना, जिसने बच्चे ने साथ में कर दिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साथ में करने वाला 12, 15, 21 साथ में कर दिया वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। समझ गए? हाँ, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इसके बाद इनके पेयर बना लीजिए। तो पेयर बनाने पर, और देखिए ले लेंगे, बोलो उत्तर कितना आएगा, 420 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल करिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से कितने बार, 70, 2 से 35, फिर कितने पास में जाएगा, 5 से 7 बार, और 7 से 1 बार। तो लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। समझ में आ गया? ऊपर वाला सही है तो 2 में से 2 लीजिए, नीचे वाला भी सही है तो भी दोनों 2 में से 2, दोनों। चलिए देखिए 7वां सवाल पहला। 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, SN वाला। हाँ, तो फार्मूला देखिए, ये सूत्र लगेगा SN बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। चलिए पहचान करते हैं, बोलिए पहला पद क्या है, 2, और d बराबर होता है a2 - a1, मतलब 7 - 2, बोले तो कितना, 5। कितने पदों का योग, 10, मतलब n बराबर कितना, 10। चलिए तो S10 बराबर हो जाएगा n/2, बोले तो 10/2। देखो इसमें रख रहा हूँ 10/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 और a की जगह 2, तो 2 दूने कितना, 4 भाई, 2 और ब्रैकेट में 2, तो 2 दूने 4 हो गया। 4 + n - 1 यानी 10 - 1 इंटू डी का मान कितना, 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो देखिए यहाँ पे 10/2 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, और 10 में से 1 गए 9, और 9 पना 45, तो 45 और 4 हो गया 49, तो 5 गुणे 49 200, तो इसका उत्तर आएगा 245। 10 पदों का योग होगा 245। ठीक है, बिल्कुल सही, 2 में से 2। चलिए अगला कह रहा है इस सीरीज में, इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करिए। बताइए अंतिम पद क्या दिया है, 205। ओके, माना nवां पद बराबर 205। nवां पद बराबर कितना, 205, यानी an बराबर कितना, 205। an का मतलब a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना, 205। अब बताइए a का मान कितना है, 7, + n - 1 इंटू डी का मान। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 में से 7 माइनस कर दें, कितना आएगा, 6। तो dn - 1 इंटू 6 बराबर 205। तो n - 1 इंटू 6 को रोक लीजिए, और 205 में से क्या माइनस होगा, 7। क्या माइनस होगा, 7। कितना बचेगा, n - 1 इंटू 6 बराबर 198। 198, तो n - 1 बराबर 198/6। 198/6 काटिए, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 33। n - 1 बराबर 33, तो n बराबर 33 + 1, आंसर कितना हुआ, 34। मतलब कुल कितने पद हैं, 34 पद। कितने पद हैं, और ये कौन से नंबर में बैठा होगा, 34वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आ गया, बिल्कुल सही। हाँ, तो मिलेंगे 2 में से 2। नोट करिए, 2 आउट ऑफ 2।
बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां अगला सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में बहुपद है, दिया गया बहुपद है। सबसे पहले बहुपद लिख लो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10, यही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं शून्यक पर जब शून्यक खिलाओ किसी को तो शून्यक पर पी एक्स का मान क्या हो जाता है 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऐसी दो संख्याएं चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए बी सी देख लो, ए है 1 और बी कितना है 7 और सी कितना है 10। ए और सी का गुणा करो, कितना आया, तो ऐसा संख्या, ऐसी दो संख्याएं गुणा करने पर कितना आए 10 और जोड़ने पर क्या आए 7। तो ऐसी दो संख्या क्या होगी 5 और 2, तो संख्याएं बन जाएंगी 5। तो 5 से बना 5x और 2 से बना प्लस का 10 बराबर, इन दोनों से क्या कॉमन x, अंदर क्या छूट गया x प्लस 5, इनसे क्या कॉमन 2, अंदर क्या छूट गया बराबर कितना, अब दोनों से क्या कॉमन x प्लस 5, अंदर क्या बचा बराबर कितना 0। तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 अर्थात x बराबर कितना -5, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना, यही शून्य कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर, तो यही होगा आंसर -5 -2 बनेंगे शून्यक। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 और 7 है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है कि, है ना, यहाँ कर रहा हूँ हल, लिखोगे आप दिया है कि शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस कितना दिया हुआ है 5, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 7, बराबर कितना, आपको ज्ञात करना है बहुपद। क्या ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं बहुपद का जो समीकरण होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ब्रैकेट में क्या अल्फा बीटा इधर पे, ठीक है। तो चलो मान पुट कर दो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 5, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5x, और अल्फा इंटू बीटा कितना, यही बनेगा आपका उत्तर। इन लोगों ने यार कुछ नहीं सॉल्व करने को बोला गया है, केवल बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो आपका बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यही आया क्या? तो बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे 2 में से 2।